प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने ये बातचीत की थी कि वर्तमान भारतीय प्रशासनिक तंत्र जिसको हम बात कर रहे हैं, उस प्रशासनिक तंत्र का विकास अनेक कालखंडों में हुआ है। और इसी के तहत हमने बात की थी कि वैदिक काल में प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, या जिसके द्वारा इस व्यवस्था का संचालन किया सत्ता, उस सत्ता का अधिग्रहण राजा के द्वारा किया गया और राजा द्वारा उस सत्ता का अधिग्रहण के पश्चात उसका उपयोग किया गया और एक व्यवस्थित शासन प्रणाली का विकास हुआ। ये बात हम कर चुके थे और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि चूँकि भारतीय प्रशासन जो है उसका विकास अनेक कालखंडों में हुआ है, इस कारण से दूसरे कालखंड के रूप में या प्राचीन भारतीय शासन प्रणाली या प्रशासन तंत्र के विकास के संदर्भ में हम मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य के तहत किया जाने वाला जो प्रशासनिक व्यवस्था है, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए आज हम मौर्यकालीन जो शासन प्रणाली है, जो प्रशासन तंत्र है और जिस प्रकार की राजनीतिक क्रियाएं और राजनीतिक तंत्र विकसित हुआ, उसका जो संचालन हुआ, उसका अध्ययन अध्यापन करने के लिए अर्थशास्त्र, कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण रचना है। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की जब बात की थी तो उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र, अर्थ का तात्पर्य उन्होंने कहा, अर्थ जैसे वर्तमान में हम कहते हैं कि मनी या धन है, उसको अर्थ से लेते हैं। कौटिल्य कहता है कि हम केवल अर्थशास्त्र को धन के संदर्भ में नहीं लेते हैं। वो ये कहते हैं कि मनुष्य और भूमि ये दोनों उत्पादक हैं। ये दोनों क्या है? उत्पादक है। अर्थात जो उत्पादन करे या उत्पादकता का विकास करे उसको अर्थ कहा जाता है। और जब अर्थशास्त्र की बात की जाती है तो ये कहा जा सकता है कि मनुष्य युक्त भूमि, मनुष्य युक्त भूमि, मनुष्य युक्त भूमि जो उसकी आजीविका, जीविका या उत्पादन का काम करे, उसका उत्पादन का काम करे, इनका अध्ययन करने वाला शास्त्र, मनुष्य युक्त भूमि का अध्ययन करने वाला शास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थात कौटिल्य कहता है कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो केवल हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अध्यापन नहीं करते, बल्कि उसको एक विशाल संदर्भ में समझते हुए उसका अध्ययन अध्यापन करते हैं। इसलिए जब कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की बात की तो उन्होंने कहा कि 4 विधाओं का या 4 ट्रेंड्स उन्होंने काम में लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आनुवंशिकी, कि अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें आनुवंशिकी है, अर्थात दर्शन और तर्क, दर्शन एवं तर्क। तो कौटिल्य जब बात करते हैं तो वो फिलॉसफी की शासन प्रणाली की क्या विशेषता है, शासन प्रणाली की आवश्यकता क्यों है, इसके द्वारा किसका कल्याण होगा, ये उनकी फिलॉसफी में है। तो आनुवंशिकी विधा का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया गया है। अर्थात अर्थशास्त्र है वो दर्शन और तर्क पर आधारित है। दूसरा उन्होंने त्रि का मतलब धर्म अधर्म, धर्म अधर्म और वेदों का ज्ञान, क्योंकि उस समय जो उपलब्ध पुस्तकें थी या जो साहित्य था वो केवल वेद थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि त्रि, धर्म अधर्म और वेद, इसका हमको ज्ञान होना चाहिए। तात्कालीन परिस्थितियों में या उस समय जितनी भी जो क्रियाएं थी, जो व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जो प्रक्रियाएं थी, उन प्रक्रियाओं का वर्णन इनमें किया गया था। और इनमें ये कहा गया था कि मनुष्य के द्वारा क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जाना नहीं चाहिए, या क्या उचित नहीं है या क्या उचित है, इसके बारे में विशद वर्णन किया गया है। इसलिए त्रि का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में जब हम आगे बात करेंगे तो शासन प्रणाली में जो प्रत्येक उसका कार्य करता है, चाहे राजा हो, चाहे उसका अधिकारी हो या अन्य कोई कर्मचारी हो, उसके द्वारा किन चीज़ों का
किंतु जो किया जाना चाहिए, किन को नहीं किया जाना, उसका वर्णन किया गया है। तो हम ये कहते हैं कि कौटिल्य ने का उसमें कहा कि वेद जो है वो धर्म अधर्म की व्याख्या करते हैं, इसलिए उसका अध्ययन उनमें उसमें जब भी बात आएगी तो उसमें किया जाएगा। दूसरा है वार्ता। उन्होंने अर्थशास्त्र में वार्ता का उपयोग किया है। वार्ता का तात्पर्य यहाँ बातचीत से नहीं है, बल्कि कौटिल्य कहते हैं कि जो भी कर्म है, जो भी कार्य किया जाने वाला है, चाहे वो कृषि है, व्यापार है, उद्योग है, उत्पादन है, विभिन्न कार्य किए जाते हैं, उन सब कर्मों को उसने वार्ता का नाम दिया है। तो वार्ता का उपयोग किया गया अर्थशास्त्र, अर्थात अर्थशास्त्र में शासन को भी एक वार्ता कहा गया है कि उसके जो अधिकारी कर्मचारी हैं जो काम करेंगे वो एक तरह से अपना कर्म संपादन करेंगे, इसलिए वार्ता का उपयोग किया गया है। और चौथा है दंड नीति। वो ये कहते हैं कि जितना ऊपर तीनों विधान है, चाहे अनुवंशिकी है, त्रि है या वार्ता है, ये सब किस कारण से चल पाते हैं कि जब दंड नीति अर्थात शासन को उन्होंने दंड नीति कहा है, या सत्ता का प्रवाह या सत्ता का संचालन, कि सत्ता का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, वो दंड नीति के माध्यम से तय। अर्थात कौटिल्य कहते हैं कि जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इस अर्थशास्त्र में उन्होंने इन विधाओं का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से अर्थशास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन जाता है, बल्कि उस परिस्थिति और उस काल का सर्वोच्च प्रमाणित और विशुद्ध अध्ययन अध्यापन का, और साथ में इतना विकसित शासन संचालन या शासन का स्वरूप या सत्ता का जो संचालन है वो किसी कालखंड में जितना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन की बात करता है। इसका मतलब है कि जब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो शासन तंत्र की बात करता है, वो मनुष्ययुक्त भूमि की बात करता है, वो उस एक भौगोलिक क्षेत्र के मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्मों, शासन, उद्योग, कृषि, इनके बारे में शासन के जो नियम, अधिनियम, कानून, प्रक्रियाएं, इनके बारे में बातचीत करता है। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र अपने आप में एक वांग्मय है और उसमें तात्कालीन शासन की सभी जो चीज़ें वो समाहित। लेकिन चूँकि अर्थशास्त्र में अनेक चीज़ें समाहित है, लेकिन लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं लोक प्रशासन के दृष्टिकोण से, तो कुछ अध्याय हैं वो हमारे काम के हैं, जिसमें कानूनी प्रक्रियाएं जैसे दी गई है। जैसे पहला जो है वो राजा से संबंधित है, जिसको विधि के हिसाब से कहते हैं। दूसरा जो वह है अध्यक्ष प्रचार, अर्थात कि राजा के जो काम करने वाले हैं, दंडाधिकारी, कार्य नियम, इनके बारे में है। तीसरा जो अध्याय है वो धर्म स्थिति है। धर्म स्थिति का तात्पर्य है कि जो लीगल प्रोसीजर है, जो कानूनी जो व्यवस्था है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। चौथा है वो दंड नीति के बारे में है, अर्थात कि शासन में कौन कौन सी चीज़ें होगी उसके बारे में है। इस प्रकार से पांचवा जो है वो योग व्रत। योग व्रत का मतलब है कि राज्य कर्मचारियों को किस प्रकार से उनका चयन किया जाएगा, किस प्रकार से उनको काम किया जाएगा, या उन पर कौन कौन से नियम, अधिनियम, कानून, प्रक्रियाएं, या कौन कौन सी वस्तुएं या कौन कौन सी लागू होगी, उसके बारे में अध्ययन किया गया है। और सेवंथ जो है वो है सारगुप्त विधि, या वैदेशिक जो हमारे फॉरेन कंट्री के साथ संबंध आता है। कहने का मतलब है कि मौर्य साम्राज्य के आसपास के जो राज्य उनसे किस प्रकार से वो संबंध स्थापित रखेंगे, इसके बारे में वर्णन किया गया है। इस प्रकार से कुछ जो अध्याय हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अर्थशास्त्र अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन अध्याय 2, 3, 5 और 7 जो है हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में लिखा गया है, 6000 इसमें श्लोक है, संस्कृत में लिखा गया है। उसकी भाषा अपने आप में तात्कालीन समय की खलिष्ट भाषा है, और उसमें तात्कालीन भाषा के बावजूद उसमें कहते हैं कि उस समय के जो है पूर्व है, उसके जो पूर्व है, जैसे मान लीजिए कि नारद स्मृति कहा जाए, मनुस्मृति कहा जाए, इनका वर्णन उसमें दिया गया है। या सुख सार नीति है, शुक्र नीति है, उसका उसमें वर्णन, उसका उदाहरण उसको लिया गया है। उसके आधार पर उसने कहते हैं कि ये शासन तंत्र को विकसित किया है और कौटिल्य ने अपनी बात रखी है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौटिल्य है वो राज्य के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौटिल्य जो है वो राज्य को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखता है, और साथ में वो बात करता है कि राष्ट्र राज्य अर्थात कौटिल्य का तात्पर्य था, क्योंकि कौटिल्य की जब घटना आती है तो उन्होंने चंद्रगुप्त की खोज की। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य के नेतृत्व में सेना का गठन किया, और पहले उन्होंने जो उस समय सिकंदर था उसने प्रयास किया, सिकंदर तो चला गया वापस। उसके बाद उन्होंने नंदवंश का उल्लंघन किया, और नंदवंश की सत्ता उखाड़ करके कौटिल्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त ने अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने शासन संचालन प्रधानमंत्री के रूप में कौटिल्य को सौंपा। कौटिल्य ने उनको नेतृत्व दिया, और कौटिल्य के द्वारा विभिन्न प्रक्रियाओं की स्थापना की गई। ये सब चीज़ें घटनाएँ हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो ये कहते हैं कि राज्य जो है, पहले बात है कि उन्होंने राष्ट्र राज्य की कल्पना की थी, और राष्ट्र राज्य में कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। आप ये अपने आप में बहुत कठिन है उस समय सोचना है कि आप एक तरफ तो राजतंत्र की बात कर रहे हो, दूसरा आप कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हो। उस कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें हैं कि लोकतंत्र मतलब राजतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य, राजतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य, दो ध्रुवों को कौटिल्य ने मिलाने का प्रयास किया है। बिनोवेलेंट उन्होंने कहते राजा को बनाया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने जब राज्य की कल्पना की तो उन्होंने की कि राज्य जो है वो वास्तव में उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस बारे में कौटिल्य का सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि उस समय या वर्तमान में हम राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक उसकी बात करते हैं। मनुस्मृति कहा जाए या नारद स्मृति कहा जाए या शुक्र नीति कहा जाए, उन्होंने कहा कि राज्य देवीय अधिकार से प्राप्त हुआ है, अर्थात ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर धरती पर अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, और उसने कहा कि तुम्हें लोगों पर क्या करना है, शासन करना। ये देवीय सिद्धांत उस समय प्रचलित था। उसके उलट अब आप देखिए कि कौटिल्य से पूर्व जितने भी जो महत्वपूर्ण विचारक और स्मृतिकार जो स्मृति रचनाकार थे, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से हुई है इसके संबंध में उन्होंने देवीय सिद्धांत की बात की, अर्थात कि राजा जो है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का अंश है। ये देवीय अधिकार कहलाता है, अर्थात कि राजा को किसने बनाया नहीं है बल्कि ईश्वर ने बनाया है, इसलिए इसकी जो सत्ता है वो सर्वमान्य है। दूसरा, इससे पहले ये जो बात थी वो स्मृतिकारों की, जिसमें कहते हैं कि मनु नारद और जिन्होंने बात की शुक्र ने, इससे पहले एक दूसरा जो था, जो वैदिक जो काल था, उसमें सैनिक आवश्यकता या मिलिट्री आवश्यकता, नीड फॉर द मिलिट्री, उसके लिए राजा की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई? वो तात्कालीन परिस्थितियों में जो जनपद हुआ करते थे, जनपदों में लोग रहते थे और उनके आपस में गायें चुराने और गायों के झगड़े हुआ करते थे। उन झगड़ों को निपटाने के लिए, एक दूसरे से रक्षा करने के लिए, अपने गाय और गोधन की और कहते कि उसकी कृषि भूमि की, उन्होंने क्या किया कि सेना के नेता के रूप में या जनपद के नेता के रूप में जो उनका नेतृत्व करे युद्ध के लिए, तो युद्ध के लिए राजा की खोज की गई। और राजा ने बाद में क्या हुआ कि युद्धकालीन परिस्थितियां हटने के बाद में अपनी व्यवस्थाएं बनाए रखी। वो कह रहे हैं कि सुरक्षा है वो अनवरत चलने वाली है, इसलिए उन्होंने उसको व्यवस्थाओं को बनाए रखा। तो उन्होंने क्या किया कि युद्ध की आवश्यकता बनाते, इसका मतलब है कि सैनिक आवश्यकताओं के लिए राज्य की उत्पत्ति। तो एक ही सिद्धांत कहलाता है कि सैनिक उत्पत्ति के लिए राज्य की। तीसरा है फिर है कि विकास का सिद्धांत, कि राज्य जो है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, ग्रेजुअली। कि ग्रेजुअली जैसे मान लीजिए कि राजा बना, उसने फिर कहते कि व्यवस्थाएं देखी, उसने फिर सेना बनाई, उसने फिर सुरक्षा दी, उसने टैक्सेस देना शुरू किए। तो उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति न देवी सिद्धांत से हुई है न सैनिक आवश्यकता, बल्कि धीरे धीरे लोगों ने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और राज्य की उत्पत्ति। कौटिल्य उसके उलट वो कहते हैं कि सामाजिक समझौता, कौटिल्य कहते हैं कि राज्य जो है
वो सामाजिक समझौता। इसमें कहते हैं कि वोल्टेयर, रूसो, इन्होंने अपने विचार रखे। जो वोल्टेयर, रूसो, उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो सामाजिक समझौता का परिणाम है। व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इस मत्स्य न्याय से, ये जो बार्टर सिस्टम है, इस प्रकार का सिस्टम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, या जो आतंक का जो समय है, या असुरक्षा का जो माहौल है, उससे निकलने के लिए उन्होंने देखा कि जो बलशाली है, राइट इज द माइट, जो बलशाली है वो दूसरे लोगों की संपत्ति पर अधिकार कर लेता है और अधिकार करके को अपने अधीन कर लेता है। अर्थात जो व्यक्ति शक्तिशाली है कि वो ही सत्ता का उपयोग करता है, बाकी लोग उसकी गुलामी। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस मत्स्य न्याय है, इसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्तियों ने मिलकर के सामाजिक समझौता किया और उन्होंने कहा कि हम राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए और स्थायित्व के लिए अपनी ओर से जो बन पड़ेगा, चाहे वो हवी, टैक्स, धन, सहायता, सैनिक सहायता, जिस भी संदर्भ में हो, वो हम देंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्तियों ने मिलकर के अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समझौता किया और उन्होंने कहा कि हमें मत्स्य न्याय नहीं चाहिए, हमें इस मत्स्य न्याय से छुटकारा दिलाइए, इस बार्टर सिस्टम को खत्म कीजिए और हमको क्या दीजिए, हमको स्थायित्व दीजिए, हमको सुरक्षा दीजिए, हमको विकास की कदर को वो दीजिए। तो ये जो चीज़ें की आवश्यकता थी, उसके लिए उन्होंने राज्य की कल्पना की, राज्य की स्थापना। तो इसको सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं। कौटिल्य कहता है कि राज्य की उत्पत्ति न देवी सिद्धांत से हुई है, न सैनिक आवश्यकता के लिए हुई है, न विकास के द्वारा धीरे धीरे हुई है, बल्कि किस लिए हुई है, सामाजिक समझौते के अनुसार। व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा का चुनाव खुद किया। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने क्या किया कि अपने सुरक्षा खुद ली, उसके लिए उसने राज्य की कल्पना की, उसने राज्य को टैक्स देना, उसने राज्य को धन देना वो की। तो इस प्रकार से उसे सामाजिक समझौता। तो कौटिल्य कहता है कि राज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बाद में प्रशासन की बात करेंगे, वो वास्तव में क्या है, वो सामाजिक समझौते का परिणाम है और उसके द्वारा राज्य का विकास हुआ है। फिर हम बात करते हैं, अब इसे मान लीजिए कि कौटिल्य ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास किया और दूसरा जो था, जो महत्वपूर्ण बात हम पहले बता चुके हैं कि राजा, कौटिल्य ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति तो सामाजिक समझौते सिद्धांत से होगी। राज्य की उत्पत्ति की जब बात की जाती है तो वह कहता है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति। फिर वो कहता है कि राज्य का प्रकार, ये उत्पत्ति की बात है, अब बात करते हैं राज्य का प्रकार। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर राजतंत्र होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि यहाँ पर राजतंत्र होना चाहिए। कौटिल्य से पहले भारत में तात्कालीन परिस्थितियों में 16 जनपद रहे और उन 16 जनपदों में से 12 जो हैं वो राजतंत्र रहे हैं, वो बाकी जो 4 थे वो गणतंत्र रहे। तो इस प्रकार से ये कि उस समय 2 प्रकार की प्रणालियां कौटिल्य देख चुके थे, गणतंत्र और राजतंत्र। कौटिल्य ने राज्य का प्रकार के रूप में क्या किया, राजतंत्र का चयन किया। वो कह रहे हैं कि राजतंत्र जो है, क्योंकि वैशाली का जो जनपद था, जो विज्जी संघ था, उस वज्जी संघ को मगध ने हथिया लिया सिर्फ इसलिए कि उसमें निर्णय करने वाले 1 से अधिक लोग थे। वहाँ गणतंत्र व्यवस्था थी, वहाँ प्रत्येक चीज़ों को निर्धारण के लिए सभाएं बुलाई जाती थी और सभा बुलाकर उसमें लंबे दौर तक कहते हैं कि वाद विवाद किया जाता था, उसके बाद में किसी निर्णय को लिया जाता था। तो कौटिल्य कहते हैं कि गणतंत्र की व्यवस्था अधिक स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर वाद विवाद अधिक होते हैं, वहाँ निर्णय लेने में वक्त लगता है, वहाँ सत्ता का बंटवारा होता है। तो कौटिल्य जो हैं वो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बात करते हैं और कहते हैं कि राज्य का प्रकार तो राजतंत्र है, तभी स्थायी रह सकता है। तो कौटिल्य ने राज्य के प्रकार के रूप में राजतंत्र की उन्होंने कल्पना की और कहा कि राजतंत्र सबसे महत्वपूर्ण। फिर उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की बात की, राज्य के प्रकार की बात की। फिर उन्होंने कहा कि
राजा किस प्रकार का, इसका मतलब है कि राजा जो है अगर राजतंत्र है, इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान होगा। सारी शक्तियाँ जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक, विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप है वो राजा से शुरू होंगे, राजा पे खत्म। इसका मतलब है कि राजा अंतिम रूप से सत्ता का धारक होगा। लेकिन राजतंत्र क्या कहता है? राजतंत्र ये कहता है कि सत्ता का अंतिम धारक राजा होगा और राजा जो है वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होगा। सत्ता राजा से शुरू होगी और राजा पे खत्म होगी। विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका किसी प्रकार की सत्ता, लोकतंत्र की प्रवृत्ति और प्रकृति यही है। उसके उलट कौटिल्य ये कहता है कि राजा जो है वो लोक कल्याणकारी होगा। द किंग विल बी द बेनेवोलेंट, और उसके लिए कहता है कि राजा का जो सुख है वो उसका सुख नहीं है, बल्कि राजा का सुख किसमें है? प्रजा के सुख में। तो प्रजा के सुख में राजा का सुख है। तो इस प्रकार से कौटिल्य ये बात कहते हैं और उन्होंने इसकी बात। अब अगले व्याख्यान में बात करेंगे कि कौटिल्य ने राज्य के लिए किन अवयवों को सबसे महत्वपूर्ण माना और उन अवयवों की कल्पना उन्होंने कैसे की।